10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड वीडियो। इसमें हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं हम लोग? 4 आधार पर करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं उसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? जैव और अजैव, आगे डिटेल में देखेंगे। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, थोड़ा सा मिट गया है, इससे क्या लिखा हुआ है? अनवीकरणीय। तीसरा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और फोर्थ यानी अंतिम विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार या भंडारित और संचित। इसी से आगे प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय आता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से। अब इसका वर्गीकरण किसके रूप में? एक चार्ट के रूप में यानी ग्राफ के रूप में किया गया। इसे समझते हैं। संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। देखते हैं पहले मानवीय। संरचनाएं एवं संस्थाएं। क्या संरचनाएं संस्थाएं मानवीय संसाधन है, इन्हें मानव के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है? दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन के भी 2 भाग, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जिसका हम पुनः प्राप्ति कर सके उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। फिर आगे नवीकरणीय भी 2 भागों में बटा है। एक है सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। पवन लगातार प्रवाह के रूप में बना हुआ है, जल भी नदी में, समुद्र में, झील में प्रवाह के रूप में एक बना हुआ है। ठीक। अब दूसरा है नवीकरणीय में जैव। और जैव भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जैव कहने का अर्थ वो संसाधन जिसमें कभी न कभी जीवन रहा हो या अभी भी वो जीवित है, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वनस्पति। प्राकृतिक में वनस्पति भी क्या है? जीवित है, यानी उसमें जीवन है। और वन में वन्य जीव यानी वन में पाए जाने जीव भी क्या है? वो भी जीवित है। अब देखिए दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय भी 2 भाग में बांटा है। पुनः चक्रीय धातु, यानी वैसी धातु जिसका हम क्या कर सकते हैं? रूप बदल के उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुनः चक्रीय। और एक है अचक्रीय। जीवाश्म ईंधन एक बार उपयोग करने के बाद क्या कर सकते? उसको हम उपयोग नहीं कर सकते, उसका चक्र नहीं कर सकते हैं, उसको रियूज नहीं कर सकते, बदल के उपयोग नहीं कर सकते, यानी एक बार यूज करने के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। जीवाश्म ईंधन भी उसी प्रकार से है। ठीक। अब इस सभी को बारी बारी से थोड़ा सा और क्या करते हैं? जूम इन करते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। अब हम लोग जो पढ़े थे संसाधनों के वर्गीकरण, उसी को हम लोग आगे फिर से और जूम इन करके आगे देखते हैं संसाधनों के प्रकार। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हम लोग पढ़े थे, उसी में पढ़ना है जैव संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसमें कभी न कभी जीवन रहा हो या अभी भी जीवन, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की उत्पत्ति यानी प्राप्ति कहाँ पर होती है? जीव मंडल में। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं जीव मंडल या जैव मंडल। जैव मंडल किसको कहते हैं? जहाँ पे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल सभी एक साथ पाए जाते, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल या जीव मंडल। तो जैव संसाधन जीव मंडल में से प्राप्ति होती है या जैव मंडल में पाई जाती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं। सजीव यानी इसमें जीवन के सभी लक्षण होते हैं। सभी लक्षण मौजूद होते हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन एवं वन्य प्राणी। यानी इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, वैसे संसाधन जिसमें कभी न कभी जीवन रहा हो या अभी उसमें जीवन है, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक, क्लियर है? अगला है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। यानी इसमें कभी जीवन नहीं रहा हो, न ही अभी उसमें जीवन है, उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। यानी जिसमें जीवन नहीं, यानी क्या? निर्जीव हो। जैसे चट्टान, कभी नहीं जीवन है, अभी जीवन उसमें नहीं है। धातु में भी किसी प्रकार का जीवन नहीं होता, अभी भी इसमें जीवन नहीं है। और खनिज, नहीं इसमें कभी जीवन था और नहीं कभी जीवन है। ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, उसमें से एक हम लोगों ने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर, क्या? जैव और अजैव। अब हम लोग को दूसरा देखना है उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं।
यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। देखते हैं इसको आगे और जूम इन करते हैं इसमें। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या नवीनीकृत, एक ही शब्द होता है, या पुनः प्राप्त किया जा सके। यानी जिस संसाधन को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकते उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन प्राणी। यानी इसमें एक बार खत्म होने के बाद भी धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसी का उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत और वन प्राणी। इसी नवीकरणीय संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सतत या प्रवाह या जैव संसाधन में वर्गीकृत करते हैं, इसी नवीकरणीय संसाधन को ही। अब देखिए आगे क्या है, अगला हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन का विकास करा अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी इस अनवीकरणीय संसाधन को बनने में क्या करना होता है, बहुत लंबा समय लगता है और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है क्या, इसके बनने की। अब यह प्रक्रिया को पूरा होने में, यानी एक संसाधन को बनने में क्या लग जाता है, लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होता है, जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर उसका हम दोबारा उपयोग में ला ही नहीं सकते, उसे ही कहते हैं पुनः चक्रीय। अब एक बार उपयोग होने के बाद वे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन। यानी जिसका एक बार उपयोग होने के बाद फिर से उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, यानी उसको हम चक्र के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, उसे क्या कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखें संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर, चार आधारों पर किया जाता है। उसमें से दो आधार हम लोग पढ़ लिए। एक पहला उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। दूसरा उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। और तीसरा हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते, चार प्रकार। देखते हैं इसको भी, ये थोड़ा आसान है। व्यक्तिगत संसाधन, यानी ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन। जिसके बदले में वो सरकार को कुछ क्या करते हैं, लगान चुकता करते हैं। जैसे भूखंड, यानी कोई भूमि जो हम लोग को प्राप्त है, उस पर क्या करना पड़ता है, सरकार को लगान देना पड़ता है। या घर, नगर क्षेत्र में जो घर होता है उसमें भी उस घर के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है। या अन्य कोई जायदाद होता है उसमें भी क्या टैक्स चुकाना पड़ता है, कर देना पड़ता है, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। यानी कर चुकाते हैं, उसके बदले हम लोग क्या मिला हो, जो भूमि है उसको कर चुकाते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो भूमि है उस पर क्या है, निजी स्वामित्व है, यानी हमारे व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आके क्या कर सकता है, उस पर दावा नहीं कर सकता जो यह मेरा है। यानी जिसके पास कागजात है, जिसके नाम का है, संपत्ति उसी का है, वही कहला है निजी स्वामित्व। जैसे हम लोग आगे डिटेल में तो पता ही है इसके बारे में। अब कह रहा है बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन ही है जिस पर व्यक्ति क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। ठीक, इसमें ज़्यादा डिटेल कुछ जानने की जरूरत है नहीं, हम लोग पता ही है निजी स्वामित्व क्या होता है। सो अब देखिए सामुदायिक स्वामित्व, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होते हैं, यानी उस समुदाय के अधीन होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए, जिस समूह के पास होता है उस समूह के लिए सुलभ होता है, यानी क्या होता है, आसान होता है। गांव में चारण भूमि, यानी क्या करते हैं, वहाँ पे पशु चराने के लिए भूमि। शमशान, यानी जहाँ पे शवदाह किया जाता है। मंदिर या मस्जिद, समुदाय भवन, तालाब आदि, ये सब किस चीज़ के लिए होता है, उस जिस समुदाय के लिए उपयोग में उस समुदाय का संपत्ति होता है, यानी सामुदायिक संपत्ति होता है। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, यानी किस प्रकार के सामुदायिक संसाधन में आपको शामिल होता है, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर के रूप में होता है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। उस समुदाय के लोग उसका क्या करते हैं, आसानी से उसका उपयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सामुदायिक संसाधन के भी बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल हम लोग पढ़ लिए। आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, इसको समझने की जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर
देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी किसी देश की सीमा के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध हो क्या होता है, उस राष्ट्र का संसाधन होता है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकते। इसको समझिए, कह रहा है सरकार को यह अधिकार है, जो भी व्यक्तिगत समुदाय है, यानी हमारे आपके पास जो भी समुदाय है, जो भी संसाधन है, उसका क्या कर सकता है, सरकार अधिग्रहण कर ले, यानी अपने कब्जा में कर ले, और उसके बाद उस संसाधन को क्या कर सकता है, आम जनता के लिए कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, आप किसी के पास, किसी और व्यक्ति के पास क्या कोई संसाधन है, यानी मान लेते जमीन है, भूमि है, उस भूमि का अधिग्रहण यानी आपसे, किसी और से, हमसे, किसी से भी क्या कर सकता है, सरकार अपने पास ले लिया, और क्या क्या उस पर सरकार सड़क का निर्माण करती है, रेलवे लाइन का निर्माण करती है, हॉस्पिटल का निर्माण करती है, या कोई उद्योग का निर्माण करती है, तो उससे हमारे आम जनता को लाभ होगा, नहीं लाभ होगा। तो वही कह रहा है, आम जनता के लाभ यानी आम जनता के हित के लिए सरकार निजी संपत्ति का क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। यानी निजी संपत्ति को सरकार अपने अधीन करके आम जनता के हित के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अपने गांव में या आसपास के क्षेत्र में शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा, शहरी विकास प्राधिकरण। अब देखिए यहाँ से एमसीक्यू बनता है, नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे, इसे सरकार के भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया, यानी भूमि अधिग्रहण करने का क्या दिया गया है, अथॉरिटी, यानी इसके पास अधिकार दिया गया है शहरी विकास प्राधिकरण का। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का भी विकास करता है और सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण का भी कार्य करता है। तो सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण का कार्य कौन करता है, ऑप्शन दे दे 4, उसमें से आपका ये भी रहेगा शहरी विकास प्राधिकरण। तो हम लोग को शहरी विकास प्राधिकरण मारना है और क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा और हमारा कॉलर खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए, अब इस क्या करना, इस बॉक्स को समझना है। क्या आप जानते हैं इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एटलस का सहारा लेना पड़ेगा। उस एटलस के सहारे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए एटलस के सहारे इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। चलिए इस बॉक्स को हम लोग एटलस के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि। अब देखें राजनीतिक सीमा, तो मान ली एक देश है, ठीक, इस देश की जो भी सीमा है, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक, ये जो सीमा है इसको क्या कहते हैं, राजनीतिक सीमा। तो ऐसी ही राजनीतिक सीमा किसकी हो सकती है, हर एक देश की हो सकती है, हर एक देश की होती भी है। उसी तरह राजनीतिक सीमा आपके राज्य की भी हो सकती है, बिहार की भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यानी प्रत्येक राज्य और देश की जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं, उसी का वही उसको क्या कहते हैं, उसका राजनीतिक सीमा कहलाता है। अब देखिए, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, यानी भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, यानी भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, यानी जो भी जल संसाधन है वो वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी देश के अंतर्गत, यानी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी भूमि होगा उसके अंदर खनिज पदार्थ होगा, जल होगा और वन होगा और वन्य जीव एवं कह रहा है समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो ये तो स्थल है, स्थल के अंदर जो हो गया क्या हो गया, देखें अब इसी में एक लिखा है क्या है, समुद्री जीव। तो स्थल के अंदर समुद्री जीव तो नहीं होता है। अब ठीक, इसको समझिए, कह रहा है समुद्री जीव यानी 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय संसाधन इस राजनीतिक सीमा के अंतर्गत तो उस देश का राष्ट्रीय संसाधन है ही, प्लस साथ में ही समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र यानी राजनीतिक सीमा से आगे बढ़ते हुए 200 किलोमीटर तक जहाँ तक जाएगा वो सभी उस देश का क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। यानी समुद्र में राजनीतिक सीमा से आगे चलकर 200 किलोमीटर तक जो भी समुद्र में संसाधन होगा वो भी क्या कहलाएगा,
उस देश का राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हमारा पड़ोसी देश क्या है, श्रीलंका, उसकी बात करते तो श्रीलंका का क्या हो गया, ये श्रीलंका का ये हो गया आपका, ये पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, तो ये श्रीलंका का ये हो गया राजनीतिक सीमा। और इस श्रीलंका के बाहर चारों तरफ 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री जीव होगा या समुद्री संसाधन होगा वो क्या कहलाएगा, उसका राष्ट्रीय संसाधन। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, राजनीतिक सीमा के बाहर 200 किलोमीटर के तक जो समुद्री संसाधन है या समुद्री जीव है वो भी उस देश का क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। मुझे को नहीं लगता जब यहाँ तक कोई आप दिक्कत होनी चाहिए। ठीक, बहुत गहरे अध्ययन किए हम लोग यहाँ पे। चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड हमने देखा है। ठीक, यहाँ तो हम लोग समझ लिए हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते राष्ट्रीय संसाधन हम लोग अच्छे समझ लिए। अब देखिए कहता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अंतर या अलग अलग पूछते हैं कभी कभी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अब देखिए सबसे पहले समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, तो पहले इसको देखते हैं। इनमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होती है उसका नियंत्रण कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अब देखिए कह रहा है तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। अब देखिए इसको समझिए जरा एटलस के सहारे। अभी हम लोग पढ़े जो किसी भी देश का राजनीतिक सीमा होता है, जैसे भारत का राजनीतिक सीमा है और इस राजनीतिक सीमा से बाहर समुद्र की ओर 200 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर तक उस देश का क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। अब इस 200 किलोमीटर के बाहर ये जो खुला समुद्री एरिया है, पूरा खुला समुद्री एरिया है। फिर उसी तरह से देखें हम लोग श्रीलंका है और श्रीलंका के चारों तरफ जो 200 किलोमीटर है वो क्या कहलाएगा, राजनीतिक सीमा के बाहर तो जो 200 किलोमीटर है इस देश का राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, और उसका बाद खुला समुद्र है ना, क्या है, यही है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसी तरह से पूरा इधर है क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, अब इस पे किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता। इस पे किसका नियंत्रण होता है, पूरे किसी देश का नियंत्रण, किसका नियंत्रण होता है, इस पे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस पर नियंत्रण होता है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। और यहाँ पे किसके लिए, अनुसंधान के लिए इस सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ किसके लिए, अनुसंधान यानी खोज, रिसर्च हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की किससे सहमति से ही किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी खुले समुद्र में जो भी संसाधन है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है और उस पर किसी भी संसाधन का प्रयोग किसी एक देश के लिए नहीं किया सकता। उस पर किसके लिए, उस पर सभी देश का संसाधन और सभी देश का अधिकार होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। और इसका उपयोग किसके लिए, सिर्फ अनुसंधान के लिए हमें करते हैं, यानी खोज रिसर्च के लिए कर सकते हैं। किसी एक देश के उस पर अधिकार क्या होता है, नहीं होता है। एक और बॉक्स हम लोग को देखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ये भारत है और इसके तट रेखा से 200 किलोमीटर तक, यानी ये तट रेखा है और इस तट रेखा से आगे चल के समुद्र की तरफ 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा क्या कहलाएगा, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। कहते हैं ये भारत का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। तो किसी भी देश के तट रेखा से बाहर समुद्र की ओर समुद्र की ओर जाने पर 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, उस देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया था, 4 आधार पर हम लोग पढ़े थे। उसका 3 आधार हम लोग देख चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर।
व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख लिए। और चौथा हम लोग को पढ़ना है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों कितने वर्ग में, 4 वर्गों में वर्गित किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे विकास का स्तर वाले यानी इस टॉपिक से, इस सब टॉपिक से प्रत्येक वर्ष 1-2 क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या लघुत्तरीय में या अति लघुत्तरीय में हर बार आता ही आता है। ठीक, तो इसको और अच्छे से समझना है। तो विकास के स्तर पर कितने प्रकार के संसाधन, 4 प्रकार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत समझना है बारीकी से। संभावित संसाधन यानी ऐसा संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उसका क्या कर सकते, उपयोग नहीं कर पा रहा है, यानी भविष्य में क्या कर सकते, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कहलाता है, क्या कहलाता है, संभावित संसाधन। जैसे देखिए ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, यानी कहीं पे उपलब्ध होते हो या है, जिसे उपयोग में लाए जाने की क्या है, संभावना है, यानी अभी उसका उपयोग नहीं किया गया है, जिसका उपयोग अभी तक क्या किया गया है, नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज, यानी हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई, यानी वो अधिक गहराई में होने के कारण हम लोग क्या किए, उसका खनन नहीं कर पाए, यानी उसको खोद कर हम क्या किए, नहीं निकाल पाए हैं। यानी अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और क्या है, महंगा है, यानी उसका हम क्या किए, खोद कर हम नहीं निकाल पाए हैं, यानी बहुत गहराई में है और निकालना क्या है, बहुत महंगा है। इसलिए क्या किया हम लोग, उसका अभी तक उपयोग नहीं कर पाए। यानी आगे तकनीक आ जाए जिसे क्या कर सके, उसको हम आसानी से और कम खर्च में निकाल सके, तो हम क्या कर सकते, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, यानी राजस्थान में लगातार क्या चलते रहते हैं, हवा तेज चलती रहती है, तो उससे क्या कर सकते हैं, पवन चक्की लगा के हम क्या कर सकते, पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम उतना ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाए जितना हम प्राप्त कर सकते थे, यानी कर सकते हैं। अब देखिए, अब राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा। राजस्थान में सूरज की रोशनी बहुत तेज आती है, तो वहाँ भी हम सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा का प्राप्त कर सकते थे, लेकिन क्या उतनी मात्रा में अभी तक नहीं कर पाए। यानी सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इसका सही रूप में विकास नहीं हो पाया, यानी इसका उपयोग हम लोग अभी तक उपयोग नहीं कर पाए। यानी क्या बना, आगे चल के भविष्य में इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी इसे ही क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। अब देखिए अगला है तो विकसित संसाधन। तो कभी कभी ही पूछ लेता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, ये संभावित संसाधन किसे कहते हैं, बस 2 लाइन में यहाँ से लिख देंगे। अब कह रहा है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणों उपरांत, यानी क्या कह जाएगा, उसका पूर्ण रूप से परीक्षण हो चुका है, यानी उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, यानी उस पर परीक्षण पूरा हो चुका है। तो ये कह रहा है सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। यानी जिस संसाधन का हम लोग उपयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। पूर्व में यह भी, यानी कौन सा, विकसित संसाधन, बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर करती है। जब तक हमारे पास तकनीक नहीं होगा, संसाधन का क्या कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं और निर्माण नहीं कर सकते, और उसकी जब तक संभावना नहीं होगी जिसका हम उपयोग करने की, यानी तब तक क्या बन सकता है, संसाधन नहीं बन सकता। एक पीछे हम लोग को पिछले पेज पे एक बॉक्स पढ़ना है, उसे फिर से हम लोग पढ़ते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, यानी क्या हम जानते हैं, देखते हैं क्या नहीं जानते हैं या जानते हैं। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया। तो यही एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, जो गुजरात के किस भाग में आधुनिक उपकरण के बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा लगाया गया है, तो क्या कहेंगे, गुजरात के भुज में। यानी ये भी पूछ देगा, यानी देश के किस राज्य में बड़े स्तर पर आधुनिक सौर ऊर्जा का उपकरण लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखिए क्या है, भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। यानी वह संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध भी है और वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है, क्या कहलाता है,
भंडार संसाधन उपयोग हेतु प्रयुक्त यानी उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी क्या चीज, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में क्या किया गया है, देखा गया है। यानी वो संसाधन है और वो संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है, लेकिन तकनीक के अभाव में क्या कर रहे हैं, उसका संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर रहे, कर भी रहे तो सीमित मात्रा में। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक, यानी यौगिक मतलब क्या होता है, मिश्रण। यानी इन सभी मिश्रण का आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बृहत मात्रा में संसाधन के उपयोग करेंगे, लेकिन अभी तकनीक के अभाव के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता यानी इसकी क्षमता बहुत ही अपार है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि तकनीक हमारे पास नहीं है। जैसे तकनीक आ जाएगा तो हम लोग जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक क्या करने लगेंगे, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगेंगे। अब देखते हैं, लास्ट है हमारा संसाधन के वर्गीकरण में संचित कोष संसाधन। तो भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिल्कुल निकट है। ये देख कैसे, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है और यह भविष्य की पूंजी है। यही पूछ देगा निम्न में से किसको हम भविष्य की पूंजी कहते हैं, तो क्या कहेंगे, किस संसाधन को भविष्य की पूंजी कहते हैं, तो संचित कोष संसाधन। तो यह भविष्य की पूंजी है। कौन, संचित कोष संसाधन पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकता है, अभी भी हो रहा है और आगे चल के इसका बहुत उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग सीमित मात्रा में हो रहा है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में क्या है, संचित है और इसके आगे चल के क्या कर सकते हैं, जल विद्युत के रूप में बहुत ही बृहत मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। यानी नियोजन मतलब होता है उसका किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी प्लानिंग कैसे करेंगे और उसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको अगले पार्ट में देखते हैं। वीडियो नंबर 3 में देखेंगे। वीडियो बहुत हमारा लंबा हो जाएगा हम लोग का, इसीलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। चलिए पढ़ते रहिए आप लोग मन लगा के, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, ठीक है, एंड थैंक यू।